हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की अब आपकी एग्जाम डेट नज़दीक है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर आपको जरूर करने हैं। सारे हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, विथ आंसर की अवेलेबल है, पीडीएफ है सबका। प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, वो सब वेबसाइट पे मिल जाएंगे। myupsc.in है, आप जाके चेक कर लीजिएगा। लेकिन यहाँ जो करवाया जा रहा है, प्रीवियस ईयर के पेपर आपको किस तरीके से तैयार करने हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने पुराने पेपर पढ़ लिए वो वहीं से काम हो गया। क्वेश्चन वो तो आने वाले हैं नहीं। कोई कुछ क्वेश्चन 10% रिपीट हो जाए वो अलग बात है। तो क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। टेस्ट सीरीज करवाते हैं। टेस्ट सीरीज में भी मेरा टारगेट यही रहता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चन करवाया जा रहा है वो टॉपिक अच्छे से कवर होना चाहिए। इसलिए उस क्वेश्चन के साथ में नीचे डिटेल में उस टॉपिक के बारे में डिटेल दी जाती है कि इससे और अगर कोई प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन भी आप पढ़ के अच्छे से क्लियर कर ले। ये जो पेपर है ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, असिस्टेंट प्रोफेसर का जनरल स्टडीज का पेपर है। देखिए एक चीज और आपको एग्जाम में ध्यान रखनी है, वो आपको अब 5 ऑप्शन मिलेंगे। पहले ये पुराना पेपर है, इसमें 4 ही ऑप्शन थे। अब जो पेपर आएगा उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे और जो लास्ट ऑप्शन है वो नॉट अटेम्प्टेड करना है अगर आप क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कुछ क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, उनमें कोई भी ऑप्शन फिल नहीं किया, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से। फिर आपका कितना भी अच्छा पेपर हुआ वो कोई मैटर नहीं करता है। इसलिए ये हो सकता है आपके जो इंस्ट्रक्शन है उसमें भी दिया गया होगा, लेकिन ये आरपीएससी ने अभी थोड़े टाइम पहले पॉलिसी अडॉप्ट की है कि आपको अगर क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हैं तो उसमें बाकायदा आपको जो लास्ट ऑप्शन है नॉट अटेम्प्ट का, वो वहां पे उसको काला करना पड़ेगा नीले बॉल पॉइंट पेन से। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है इसमें, 1/3। अब इस पेपर को देखते हैं, पुराना पेपर है। ये आपके एक तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाएंगे, साथ में कुछ टॉपिक आपके यहां से क्लियर हो जाएंगे। सिलेबस वही है, तो इसका आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। कुछ अगर लेटेस्ट अपडेट है उन टॉपिक से रिलेटेड तो मैं आपको यहाँ पे करवाऊंगा। मेन जो टारगेट है वो यही है कि आपको प्रीवियस ईयर के पेपर किस तरीके से सॉल्व करने हैं ताकि आपका अच्छा स्कोर हो सके और ज्यादा से ज्यादा सिलेबस के टॉपिक आप कवर कर सके। पहला क्वेश्चन जो है रम्मत है। रम्मत कीजिए, रम्मत क्या है। देखिए अब यहां से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि रम्मत किस अवसर पर खेला जाता है, किस जिले में ये ज्यादा फेमस है। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रम्मत है ये एक लोक नाट्य है। रम्मत क्या है? फोक ड्रामा है, ये एक लोक नाट्य है। बीकानेर और जो जैसलमेर है उस एरिया में ख्याल जो है, ख्याल, उसी को रम्मत कहते हैं। रम्मत में क्या होता है कि जो कुछ फेमस लोक नायक होते हैं या कुछ फेमस जो महापुरुष हैं उन पे एक कोई रचित काव्य रचनाएं हैं, उन काव्य रचनाओं को रंगमंच पे मंचित किया जाता है। सपोज जैसे रामायण है, उसमें जैसे रामलीला होता है मंच पे, उसी तरीके का मैं एग्जांपल देके कह रहा हूं। मैं रामायण की नहीं, लेकिन लोक नायक या महापुरुष उनके ही जो काव्य रचनाएं उनको मंच पे मंचित किया जाना, यही रम्मत एक लोक नाट्य के रूप में। आज कमर्शियलाइज का जमाना है, हर चीज कमर्शियलाइज हो चुकी है, लेकिन रम्मत आज भी सामुदायिक लोक नाट्य का एक रूप लिए हुए है। यह आपको ध्यान रखना है। यहां से एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि किस अवसर पे खेली जाती है रम्मत, तो ये होली के अवसर पे, होली का जो त्योहार है उस अवसर पे ये रम्मत खेली जाती है। ढोल व नगाड़े इसमें यूज में लिए जाते हैं। बीकानेर के पुष्करणा और जैसलमेर की जो रावल जाति है, बीकानेर के पुष्करणा और जैसलमेर की रावल जाति इसमें बहुत परफेक्ट या दक्ष मानी जाती है। तो 2-3 चीजें आपकी यहां से क्लियर हो गई। क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं घुमा फिरा के, यही टॉपिक्स पे पूछे जाते हैं, इसलिए हर टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। राजस्थानी की बात करें तो राजस्थानी में रम्मत या रामंत, इसका अर्थ होता है खेल या मनोविनोद।
छोटे छोटे स्वांग या जो नृत्य हैं उनको राजस्थानी लोक नाट्य में रम्मत कहते हैं। तो ये टॉपिक आपका, ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रम्मत क्या है? एक फोक ड्रामा है, लोक नाटक है। मोरचंग क्या है? इनमें से किसको यहूदी का वीणा कहा जाता है? या इनमें से कौन सा राजस्थानी लोक संगीत का वाद्य यंत्र है जिसे बजाया जाता है, मनोरमी संगीत के साथ सरोबार कर देता है? इनमें से कौन सा एक ताल वाद्य यंत्र है? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से कौन सा एक सुशिर वाद्य यंत्र है? तो 3-4 तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। यहूदी वीणा, राजस्थानी लोक संगीत वाद्य यंत्र, या फिर एक ताल वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र। ये सभी मोरचंग हैं। तो इससे ये मोरचंग क्या है? वाद्य यंत्र है। इट इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है मोरचंग। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? एक क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम्स में जालोर के जो चौहान डायनेस्टी है, चौहान वंश जालोर के, वहां से पूछा जाता है। आप यकीन मानिए किसी भी तरीके से पूछा जाए, चाहे वो जो वहां के राजा रहे हैं चौहान वंश के उस टाइम पे, उनके नाम या फिर उनसे आर्ट कल्चर से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, इवन सब इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन और भी जो एलडीसी, यूडीसी, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एग्जाम, सभी में ये पूछा जाता है जालोर के चौहान वंश का क्वेश्चन। तो इसको अच्छे से करना है हमें। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं है इनमें से? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जालोर के जो चौहान डायनेस्टी है उसमें कौन कौन से शासक थे। तो जो प्रमुख शासक हैं वो 6 रहे हैं: कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह, चचिकदेव, सामंत सिंह और कानड़देव सोनगरा। कीर्तिपाल, उदय सिंह, समर सिंह, चचिकदेव, सामंत सिंह और कानड़देव सोनगरा, ये टोटल 6 इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं जालोर के चौहान वंश से। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर संबंधित नहीं है, तो वत्सराज नहीं है। थोड़ा मैं आपको और डिटेल में बता देता हूं इसका इतिहास, ताकि अगर क्वेश्चन आएगा, अगर नहीं क्वेश्चन आने की संभावना है पूरी। जालोर का क्या इतिहास रहा है? जालोर के जो चौहान वंश है उसकी कौन सी शाखा का शासन था? जालोर में चौहान वंश की किस शाखा का शासन था, ये पूछा जाता है। तो सोनगरा शाखा का शासन था, ये आपको ध्यान में रखना है। सोनगरा शाखा है, ये सोनगरा ब्रांच, इसका रूल था। ऋषि जाबाली के कारण ही जालोर को जाबालीपुर भी कहा जाता है। इनमें से किसको जाबालीपुर कहा जाता है? तो जालोर को कहा जाता है ऋषि जाबाली की वजह से। जालोर नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जाल वृक्षों की अधिकता के कारण जालोर का ये जालोर नाम पड़ा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोनगिरी पहाड़ी पे जो किला है ये कहाँ अवस्थित है, या सोनगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो सोनगिरी जो पहाड़ी है वो भी जालोर का किला सोनगिरी की पहाड़ी पे स्थित है, और इसीलिए जालोर के जो चौहान है वो सोनगरा चौहान कहलाते हैं, बिकॉज ऑफ दिस सोनगिरी पहाड़ी। ये क्लियर हो गया होगा। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, कायंद्रा का युद्ध पूछा जाता है। एक कायंद्रा के युद्ध में जालोर के किस शासक ने भाग लिया था? कायंद्रा के युद्ध में जालोर के जो कीर्तिपाल हैं, कीर्तिपाल ने कायंद्रा के युद्ध में पार्टिसिपेट किया था। कीर्तिपाल ने मेवाड़ के राजा थे सामंत सिंह, इनको हराया था, और कीर्तिपाल ने कुंतपाल परमार को भी हराया था, और जालोर में चौहान राज्य की स्थापना इन्होंने ही की थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जालोर में चौहान राज्य की स्थापना इनमें से किसने की है, तो ये कीर्तिपाल ने की थी चौहान राज्य की स्थापना 1181 ईस्वी में। एक और क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है अक्सर, सुंधा अभिलेख का पूछा जाता है कि जो कीर्तिपाल है उनको राजेश्वर किस अभिलेख में कहा गया है। कीर्तिपाल को राजेश्वर की उपाधि दी गई है, और कीर्तिपाल को जो राजेश्वर
कहा गया है वो किस अभिलेख में कहा गया है, तो वो जालोर का ही है, ये सुंधा अभिलेख। कई बार पूछा जाता है कि सुंधा अभिलेख किससे जिले से संबंधित है, तो ये जालोर का ही है सुंधा अभिलेख। एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, नैनसिरी ख्यात, नैनसिरी ख्यात में किस महान राजा का जिक्र है, किस राजा के बारे में बताया गया है, महान राजा थे वो, ये किस बुक में लिखा हुआ है, तो नैनसिरी ख्यात ये पुस्तक है, बुक है, इसी के अकॉर्डिंग इसमें लिखा हुआ है कीर्तिपाल के बारे में। कीर्तिपाल एक महान राजा थे जिन्होंने जालोर में चौहान वंश की स्थापना, चौहान राज्य की स्थापना की थी। उम्मीद है ये कीर्तिपाल के बारे में बताया मैंने आपको, ये याद रहेगा। कीर्तिपाल का जालोर से स्थापना की है 1181 में, कायंद्रा के युद्ध में पार्टिसिपेट किया, मेवाड़ के राजा सामंत सिंह को हराया था, सुंधा अभिलेख, नैनसिरी ख्यात और राजेश्वर। दूसरे जो है समर सिंह, समर सिंह की बात करते हैं। समर सिंह ने जालोर में जो परकोटा, शास्त्रागार और कोषागार है, इसका निर्माण चौहान राज्य के किस शासक ने किया था? जालोर में परकोटा, शास्त्रागार और कोषागार का निर्माण किस शासक ने किया था, किस चौहान शासक ने किया था? तो वो समर सिंह ने किया था। किस चौहान शासक ने अपनी पुत्री का विवाह गुजरात के राजा भीम द्वितीय चालुक्य से किया था? तो समर सिंह की पुत्री थी लीला देवी। लीला देवी का विवाह गुजरात के राजा थे, चालुक्य शासक थे भीम द्वितीय चालुक्य से समर सिंह ने अपनी पुत्री लीला देवी का विवाह किया था। उदय सिंह जी के बारे में है। उदय सिंह ने दिल्ली में जो गुलामी थे, गुलाम वंश चल रहा था उस टाइम, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उसका बेटा फिर इल्तुतमिश, तो जो स्लेव डायनेस्टी थी, गुलाम वंश का शासक था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को हरा के और कौन से राज्य वापिस लिए थे? तो जोधपुर और नाडोल, जोधपुर और पाली। जोधपुर और पाली के दो जगह हैं, मंडोर और नाडोल। मंडोर जोधपुर में है, नाडोल पाली में है। ये छीन लिए थे उदय सिंह ने इल्तुतमिश से। ये ध्यान रखना, आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि आपके सिलेबस में है, ये पूछे गए हैं पहले। गुजरात के राजा लवण प्रसाद को उदय सिंह ने ही हराया था। और सामंत सिंह का पूछा जाता है तो जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था जालोर पे 1291 ईस्वी में। दिल्ली में जो शासक था खिलजी डायनेस्टी, जलालुद्दीन खिलजी ने जालोर पे आक्रमण किया था। और जालोर का जो सांचौर एरिया है, अब तो ये अलग जिला हो गया, सांचौर क्षेत्र तक पहुंच गया था वो। लेकिन सामंत सिंह ने, जो इनका सेनापति था सामंत सिंह का, सारंगदेव बाघेला, इसकी सहायता से जलालुद्दीन खिलजी को आगे बढ़ने से रोका और उसको हराया। तो किसके टाइम पे जालोर पे आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने? 1291 में, जब ये जालोर में शासक थे सामंत सिंह। एक और लास्ट जो छठे थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कानड़देव सोनगरा। इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने शिवाना पे अटैक किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने, जालोर में है शिवाना, उस पर अटैक किया था 1308 ईस्वी में। ये डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि जालोर में शिवाना पे अलाउद्दीन खिलजी ने कब अटैक किया था? तो 1308 ईस्वी में अटैक किया था। शिवाना पहले जालोर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अभी शिवाना बाड़मेर का हिस्सा है। पहले अगर क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे शिवाना के आक्रमण का, तो 1308 है। और अगर पूछा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे कब अटैक किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पे 1311 ईस्वी में अटैक किया था। और उस टाइम पे भी शासक कौन थे? कानड़देव सोनगरा। जब भी अलाउद्दीन खिलजी का नाम आए तो अलाउद्दीन खिलजी का जालोर से रिलेटेड, शिवाना से रिलेटेड, तो अटैक करने का कानड़देव सोनगरा के शासनकाल में जब राजा थे ये, 1308 में शिवाना में, 1311 में जालोर में। अलाउद्दीन खिलजी अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। एक्चुअली वो दिल्ली से गुजरात और दक्षिण के जो भारत के जो ट्रेड रूट है उस पे अपना राज्य स्थापित करना चाहता था।
लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जालौर से आगे नहीं निकलने दिया गया। वो जालौर से होकर आगे गुजरात तक पहुंचना चाहता था, लेकिन जालौर से उसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। और जब एक बार गुजरात पे आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात पे आक्रमण किया था, तो उस टाइम पे कानड़देव सोनगराय थे, इनके सेनापति थे जैता देवड़ा। जैता देवड़ा ने अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना थी उस पर आक्रमण कर दिया था, और अलाउद्दीन खिलजी की सेना जो सोमनाथ मंदिर, जो भगवान शिव का मंदिर है, उसको शिवलिंग को ले जा रहे थे, वो शिवलिंग को भी छीन लिया था उससे अलाउद्दीन खिलजी से। कानड़देव सोनगरा के जो सेनापति थी जैता देवड़ा, इन्होंने, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने हैं। एक और जो यहां से इंपॉर्टेंट बनता है कि जालौर की कुंजी या जालौर की चाबी किसे कहा जाता है, तो शिवाणा को कहा जाता है, और अलाउद्दीन खिलजी ने ही शिवाणा का नाम बदल कर खैराबाद कर दिया था। जैसा पहले मुगलों के टाइम पे या फिर ये जो भी बाहर से रूलर आए हैं, चाहे स्लेव डायनेस्टी हो, खिलजी डायनेस्टी हो, इन्होंने नाम काफी चेंज किए चीजों के, तो इस शिवाणा का भी नाम बदल के अलाउद्दीन खिलजी ने खैराबाद कर दिया था। एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, मालकाना का युद्ध। मालकाना का युद्ध जो अभी नागौर है वो मालकाना हुआ करता था पहले। तो मालकाना के युद्ध में कानड़देव सोनगरा ने जो तुर्क सेना थी उसको हराया था, और तुर्क सेनापति था शम्स खान, उसको गिरफ्तार कर लिया था कानड़देव सोनगरा की जो आर्मी थी उन्होंने। एक नाम पूछा जाता है कई बार, वो भी ध्यान रखना है आपको, बीका दहिया का। मैं जालौर का पूरा बता रहा हूं आपको, ये लास्ट है बीका दहिया। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पे आक्रमण किया था तो उस टाइम पे बीका दहिया ने कानड़देव सोनगरा के साथ धोखा कर दिया था, विश्वासघात कर दिया था, और कानड़देव सोनगरा के साथ विश्वासघात करने की वजह से ही बीका दहिया को उसकी खुद की वाइफ ने, जो उनकी पत्नी थी हीरादे, उन्होंने मार दिया था उसको, उसके अपने हस्बैंड को, क्योंकि इसने विश्वासघात किया था। साका किसे क्यों किया जाता है जालौर में, साका क्या है? जो कानड़देव सोनगरा और बीरमदेव के नेतृत्व में 1311 में साका किया गया था जालौर में। अलाउद्दीन खिलजी ने बाद में, एक टाइम बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जब जालौर पे अपना अधिकार कर लिया तो जालौर का नाम बदल कर उसने जलालाबाद कर दिया था। आज अगर किसी चीज का नाम चेंज करती है गवर्नमेंट, चाहे किसी भी राज्य में हो, तो उस पर बहुत हंगामा होता है। उस टाइम पे ये मुगल आक्रांता वगैरह जो आए, इन्होंने काफी चीजों के नाम चेंज किए हैं, जबकि इनका भारत से कोई लेना देना नहीं था, ये लूट खसोट के मकसद से आए थे। जालौर में किस मस्जिद का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने? तो जालौर में अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया था, और अलाई मस्जिद का पास ही एक को ही तोपखाना मस्जिद भी कहते हैं, क्योंकि अलाई मस्जिद के पास में इसने तोपखाना बनवाया था, इसलिए अलाई मस्जिद को ही तोपखाना मस्जिद भी कहा जाता है। कुछ बुक्स के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जो कानड़देव प्रबंध, एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, कानड़देव प्रबंध किसकी रचना है? तो कानड़देव प्रबंध ये पद्मनाभ की रचना है। किसकी रचना है? पद्मनाभ, पद्मनाभ की रचना है कानड़देव, कानड़देव प्रबंध। वीरमदेव सोनगरारी बात, वीरमदेव सोनगरारी बात, ये भी बुक है, ये भी पद्मनाभ की है, ये दोनों बुक पद्मनाभ ने ही लिखी है। ये कानड़देव प्रबंध कई बार पूछा गया है एग्जाम में। उम्मीद है यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप जालौर से रिलेटेड क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिले हैं? वेयर हैव द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म बीन फाउंड? बौद्ध जो संस्कृति है वो राजस्थान में पाई गई है बैराट में। बैराट या विराट नगर कहा जाता है इसको, और ये जयपुर से लगभग 50-60 किलोमीटर पे ही है बैराट। एक प्राचीन भारतीय बौद्ध मठ है, उसके अवशेष मिले हैं यहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 1857, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा।
विराटनगर, बैराठ, ये पूछा जाता है कई बार कौन सी संस्कृति पाई जाती है, तो बौद्ध संस्कृति पाई जाती है। 1857 में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? वॉज द लीडर ऑफ अपराइजिंग इन कोटा इन 1857। जो 1857 की क्रांति हुई जिसका केंद्र छावनी नसीराबाद छावनी रहा, तो कोटा में इसका लीड किसने किया है? देखिए कोटा में दो नाम थे, एक तो मेहराब खान और एक जयदयाल। मेहराब खान और जयदयाल। मेहराब खान ऑप्शन में नहीं है तो जयदयाल इसका करेक्ट आंसर आएगा, थर्ड वन। अगर जयदयाल नहीं है, मेहराब खान है ऑप्शन में, तो मेहराब खान भी कर सकते हैं आप। इन दोनों ने ही नेतृत्व किया था, मेहराब खान और जयदयाल ने। मेहराब खान है ये कोटा सेना के रिसालदार थे और करौली के रहने वाले थे मेहराब खान। जबकि जो लाला जयदयाल है इनका भरतपुर में जन्म हुआ था, कामा में, भरतपुर में कामा है वहां जन्म हुआ था। इन दोनों ने ही कोटा में 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किया था। विच फेयर इज हेल्ड ट्वाइस इन ए ईयर। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? वर्ष में 2 बार जो मेला आयोजित होता है, करणी माता का मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। साल में 2 बार नवरात्रा के वक्त ये मेला लगता है करणी माता का। आप सभी जानते हैं करणी माता का जो मंदिर है, करणी माता का एक प्रसिद्ध मंदिर कोटा में भी है और बीकानेर के पास देशनौक है, वहां पे करणी माता का फेमस मंदिर है। यहाँ खासियत है लगभग 20,000 चूहों का घर माना जाता है। यहाँ पे काफी चूहे हैं इस मंदिर में। तो नवरात्रा के टाइम 2 बार किया जाता है। देशनौक बीकानेर में करणी माता का मंदिर। बीकानेर के मथेरण समुदाय के संबंध में दिए गए निम्नलिखित कथनों को सावधानी से पढ़िए। बीकानेर चित्रशैली के विकास में इनका प्रचुर योगदान है। मथेरण समुदाय की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। महाराजा अनूप सिंह के काल में मथेरण समुदाय को संरक्षण मिला था, ये सही है। मथेरण विशेषकर शासकों के व्यक्तित्व चित्र उकेरने के लिए जाने जाते हैं, तो ये सही है। ये मथेरण से जो पर्सनल पिक्चर्स जो रूलर रहे हैं राजा उनकी जो पिक्चर है वो ड्रॉ करने के लिए जाने जाते थे। मथेरण संप्रदाय है जो मथेरण कम्युनिटी। मथेरण जो अपने आप को महात्मा भी कहते हैं, एक जैन समुदाय है, ये बात बिल्कुल सही है। मथेरण अपने आप को महात्मा कहते हैं। ये किस समुदाय से हैं? जैन समुदाय से। तो ये सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी कोई क्वेरी है तो जरूर पूछ लीजिएगा। अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं उन सब टेस्ट का PDF कंपाइलेशन वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या आप वेबसाइट पे जाते हैं myupsc.in पे, तो वहां आपको प्रीवियस ईयर के पेपर, प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज का जो कंपाइलेशन है, PDF है, टेस्ट सीरीज सब अवेलेबल है। या फिर आप पढ़ भी सकते हैं, अगर आप उसको डाउनलोड नहीं करते हैं, बाय नहीं करना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। लेकिन आपके रिवीजन पर्पज के लिए, प्रैक्टिस पर्पज के लिए बेस्ट है। तिमणिया पहना जाता है। तिमणिया इज वॉर्न बाय। तिमणिया है, देखिए महिलाओं के द्वारा या जो पुरुषों के द्वारा या जो आभूषण है, इस पे एक सेपरेट वीडियो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के 6-7 वीडियो बनाए हैं, जिनमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए हैं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास टाइम है, वो इंपॉर्टेंट वीडियोज जरूर जाके देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियोज। उससे आपकी काफी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी पढ़ लेते हैं तो भी आप फेल नहीं होंगे इस पेपर में, कम से कम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये सारा इस पे वीडियो बनाया जा चुका है कि कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है, महिलाएं, पुरुष, आदिवासी, सब पे। तिमणिया है, ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। सुमेलित कीजिए, ये डायलेक्ट्स हैं, बोली, और किस जिले में कौन सी बोली। एक तो किस एरिया में कौन सी बोली बोली जाती है, किस जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। तो अगर आपको पता है कि ये जिला किस एरिया में है तो आप उसको कर सकते हैं इजीली। सुमेलित करना है तो देखिए जो जगरोती है, जगरोती बोली है, ये करौली की है। ढाटी की बात करें तो ये बाड़मेर की है। नागरचाल है, ये टोंक की बोली है। और धावड़ी है, ये उदयपुर की है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा पहला। ये डायलेक्ट्स हैं, इनको अच्छे से करवाया जा चुका है, आपके सब चैनल पे अवेलेबल है। उम्मीद है आपने कर लिए होंगे, नहीं किया है तो आप देख लीजिएगा। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर कहाँ है? द फेमस 10th century अंबिका टेम्पल इज इन।
एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो पूछा जाता है अंबिका मंदिर से, मेवाड़ का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? तो मेवाड़ का खजुराहो है, अंबिका मंदिर को ही मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि ये जो मंदिर है इसकी शिल्प कला का जो नजरिया है वो मध्य प्रदेश में जो खजुराहो का मंदिर है उससे मिलता जुलता है। 10वीं शताब्दी का मंदिर है ये प्रसिद्ध अंबिका मंदिर, और इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। आपसे पूछा जाता है कि ये कहां पे है? ये उदयपुर जिले में है। कौन सी जगह है? जगत गांव में। उदयपुर जिले में जगत गांव में है ये। आप इसमें ये आहड़ से कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आहड़ एक सभ्यता है, कल्चर है। ये आहड़ है जिसमें उदयपुर भी आता है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये जगत में है, जगत है, ये गांव है उदयपुर जिले में। उदयपुर से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर एक रोड है, कुराबड़ रोड, और उसी कुराबड़ रोड पे ये गांव है जगत गांव, और वहीं पे अंबिका मंदिर है। मेवाड़ पुकार, मेवाड़ पुकारवाज, ये क्या है? मेवाड़ पुकार क्या था? जो आंदोलन करवाए हैं आपको, जो पीजेंट्स मूवमेंट करवाए गए थे उसमें ये करवाया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन को हम फिर से कर लेते हैं। भील आंदोलन हुआ था, भीलों ने अपनी मांग को लेके और आंदोलन किया था पिछोला झील पे। जो पिछोला लेक है, पिछोला झील उदय, वहां पे इन्होंने आंदोलन किया था। दबाव में आके, और मेवाड़ के जो महाराणा थे उन्होंने मोतीलाल तेजावत को बुलाया था बातचीत करने के लिए, और उन्होंने ही जो वहां मेवाड़ के महाराणा थे उनको इनकी मांगों की सूची भेंट की थी, और वो मांगे 21 सूत्री मांग भी कहा जाता है उनको। 21 मांगे थी, और इन 21 मांगों को मेवाड़ की पुकार का नाम दिया गया था। तो ये आपके क्लियर हो गया होगा। भील आंदोलन, पिछोला झील, मेवाड़ के महाराणा ने मोतीलाल तेजावत को इनसे बात करने के लिए भेजा। जो भील थे उन्होंने अपनी 21 मांगे रखी, और इन 21 मांगों को ही मेवाड़ पुकार का नाम दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा मेवाड़ पुकार का, ये पेटिशन ऑफ डिमांड प्रिपेयर्ड बाय मोतीलाल तेजावत एंड प्रेजेंटेड टू मेवाड़ महाराणा। मोतीलाल तेजावत द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो मेवाड़ महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था। इसमें से गलत चुनना है। साहित्य रचना है, लिटरेरी वर्क है, और ये लिटरेटर कौन है, इनका साहित्यकार कौन है, ये है। देखिए बादली है, बादली राजस्थानी कविता है जो सबने सुनी होगा। ये बहुत फेमस कविता भी है, जो वर्षा ऋतु के आगमन पे लिखी गई एक शानदार रचना है, और इसका प्रकाशन हुआ था बादली का 1941 में। इसमें लगभग 130 दोहे हैं, और बादली में एक्चुअली जो कवि है उसने बरसात से पहले जो डेजर्ट है, मरुस्थल है, मरुभूमि है, उसकी स्थिति के बारे में वर्णन किया गया है। तो बादली किससे संबंधित है? वर्षा ऋतु के आगमन पे रचना है। अब इसके रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह बीरकाली। चंद्र सिंह बीरकाली बादली के रचनाकार हैं, और यही गलत है। इसमें चंद्र प्रकाश देवल दे रखा है, बादली के रचनाकार चंद्र सिंह बीरकाली है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मुकुंदरा हिल्स राजस्थान के कोटा जिले में है। कोटा झालावाड़ जो एरिया है उसमें है, कोटा जिले में। जो हाड़ौती प्लेट्यू है उसी का हिस्सा है ये। और मुकुंदरा पहाड़ी राष्ट्रीय उद्यान और दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये यहीं पे स्थित है। तो मुकुंदरा कोटा में है, हाड़ौती रीजन में, हाड़ौती के पठार में अवस्थित है ये। अनास, एराव व सोम जिस नदी की सहायक नदियां हैं वह है। देखिए रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज पे क्वेश्चन आता है, रिवर के ओरिजिन पे क्वेश्चन आता है, या फिर कई बार पूछ लिया जाता है कि ये कहाँ जाके मिलती है, अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी में, या फिर ये इनलैंड रिवर है। तो ये आपको अच्छे से करना है।
अनास, एराव और सोम ये किसकी सहायक नदियां हैं? सोम, अनास, एराव, जाखम, चाप, मोरेन, ईरू ये सभी माही नदी की ट्रिब्यूटरीज है। सोम, जाखम, चाप, अनास, मोरेन, ईरू, एराव ये सभी माही की ट्रिब्यूटरीज है। ये लिख लीजिएगा, माही नदी पे एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, चाहे वो डैम से रिलेटेड हो या उस एरिया के बारे में पूछा जाए। जो कि पूछा जाता है कि जो माही नदी के आसपास का एरिया है, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है, जो जहां माही नदी का एरिया है, माही नदी बेसिन जो प्रतापगढ़ में है, उस एरिया को क्या कहते हैं? तो कांठल, कांठल कहा जाता है। कांठल उसी एरिया को कहा जाता है, माही नदी का एरिया जो प्रतापगढ़ के आसपास है। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है, डेगाना इज नोन फॉर माइनिंग ऑफ, डेगाना राजस्थान में टंगस्टन के लिए जाना जाता है, टंगस्टन के लिए। देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खदान डेगाना में ही है। डेगाना नागौर जिले में आता है और टंगस्टन की देश की सबसे बड़ी जो खदान है वो यहीं पे है। इसके अलावा एक और जो पूछ लिया जाता है कि टंगस्टन के कहाँ पाए जाते हैं, तो नागौर में डेगाना, उसके अलावा बलदा और उड्डूवारिया, बलदा और उड्डूवारिया दो जगह पे और टंगस्टन पाया जाता है और ये दोनों ही जगह सिरोही जिले के पास में है। बलदा और उड्डूवारिया सिरोही में है, वहां पे भी टंगस्टन पाया जाता है। ये दो जगह के नाम और आप ध्यान में रखिएगा। Which of the following pair of districts is main producer of कत्था in राजस्थान? कौन से जिलों का युग्म राजस्थान में कत्था का मुख्य उत्पादक है? कत्था जिसे वो चूना उना बनाया जाता है कुछ, ये खैर के पौधे से तैयार किया जाता है। कत्था खैर के पौधे से। और कत्था के इनमें से कहां पे है ज्यादातर है जो? इसमें उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यहां पे ज्यादातर ये पाया जाता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से भी जाना जाता है? देखिए, ज्यादा टफ पेपर नहीं आता है, बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है तो आप कर सकते हैं क्वेश्चन। डेजर्ट नेशनल पार्क, नेशनल डेजर्ट पार्क इज आल्सो नोन एज, तो डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये थार रेगिस्तान में है, पश्चिमी राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क, इसको गोल्डन सिटी जो जैसलमेर है उसमें स्थित है। कहां पे है ये? जैसलमेर में है। जैसलमेर को गोल्डन सिटी भी कहते हैं। और भारत के जो सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान है उनमें से एक है ये डेजर्ट नेशनल पार्क। इसको फॉसिल वुड पार्क भी कहते हैं, वुड फॉसिल पार्क। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच इज नॉट ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर कंजर्वेशन इन राजस्थान? निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? राजस्थान में वाटर कंजर्वेशन की इनमें से कौन सी एक ट्रेडिशनल मेथड नहीं है? नाड़ी, ये ट्रेडिशनल है। खड़ीन, ये भी ट्रेडिशनल है। तालाब, ये भी ट्रेडिशनल है। टोबा, ये तो मरुस्थल में पानी को इकट्ठा करना को बोला जाता है, टोबा। तो ये चारों ही है। ये क्वेश्चन गलत है और बाद में आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। जब लोग कोर्ट में गए, जब ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था। परंपरागत जल प्रबंधन के लिए राजस्थान में झीलें हैं, नाड़ी है, कुई है, बेरी है, झालरा है, तालाब, टोबा, खड़ीन, टांका जिसको कुंड भी कहते हैं, बावड़ी जिसको वापी भी कहते हैं, ये सभी ट्रेडिशनल मेथड हैं। आप इनके नाम ध्यान रखिएगा। झीलें, नाड़ी, कुई, बेरी, झालरा, तालाब, टोबा, खड़ीन, टांका जिसको कुंड कहते हैं, बावड़ी जिनको वापी कहते हैं। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया जाता है कई बार कि झालरा, टोबा, टांका ये निम्न में से क्या है? तो ये राजस्थान में परंपरागत जल प्रबंधन की विधियां हैं। प्राकृतिक संसाधनों की प्रकृति एवं उपलब्धता के आधार पर वर्तमान में राजस्थान के औद्योगिक विकास में निम्न में से किस निवेश आधारित उद्योगों का समूह सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है? देखिए, जो
कौन सी इंडस्ट्री है वो जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है? ये माइनिंग का है, मिनरल बेस्ड। बी इसका सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीड इज रिलेटेड टू कैमल इन राजस्थान? कौन सी नस्ल राजस्थान में ऊंट से संबंधित है? ऊंट से संबंधित देखिए, आपको ये जो ब्रीड है, ऊंट, गाय, भेड़, भैंस, बकरी, इनकी जितनी भी नस्लें हैं कहाँ की फेमस है, इस सब पे एक वीडियो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में करवाया जा चुका है, आप उसको जरूर देखिएगा। यहां से एक नहीं तो लाइव स्टॉक से कम 2 क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप जरूर देखिएगा। राजस्थान में ऊंट की नस्ल तो ये गुरहा है, गुरहा ये ऊंट की नस्ल से संबंधित है राजस्थान में। ऊंट की कौन कौन सी नस्लें होती हैं? बीकानेरी ऊंट है, जोधपुरी है, नाचना है, जैसलमेरी, कच्छी, जालोरी, मेवाड़ी, गोमट। कई बार पूछा जाता है ऊंट की कौन सी नस्ल सवारी करने के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो सवारी करने के लिए जो ऊंट की सबसे फेमस नस्ल है वो गोमट नस्ल है। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार कि रेतीले क्षेत्र में सवारी करने के लिए और रेतीले एरिया में दौड़ने के लिए ऊंट की कौन सी नस्ल सबसे फेमस है? तो जैसलमेरी ऊंट है, वो रेत का मामला हो, रेत में चलना हो या दौड़ना हो, उसके लिए जैसलमेरी ऊंट सबसे ये नस्ल फेमस है। गुरहा नस्ल है। देखिए पूगल जो है, पूगल क्या है? पूगल ये भेड़ की नस्ल है। मगरा, पूगल, सोनाड़ी ये भेड़ की नस्ल है। बारबरी क्या है? बारबरी है जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, शहरों में पालने के लिए सबसे मुफीद बकरी की नस्ल कौन सी है? शहर में, अर्बन एरियाज में बकरी पालने के लिए कौन सी नस्ल सबसे अच्छी है? तो यही है बारबरी, ये बकरी की नस्ल है। मेवाती क्या है? मेवाती को कोशी के नाम से भी जानते हैं और ये मवेशी की नस्ल है। मेवाती, मेहवती, ये जो मेवात एरिया है अलवर, डीग, धौलपुर, भरतपुर, उसमें पाई जाती है ये। और ये मेवाती है, ये भैंस और बकरी की नस्ल भी है ये। और गुरहा है, ये ऊंट की नस्ल है। गुरहा एक छोटा सा गांव है, एक्चुअली ये गांव भी है गुरहा, जो फलोदी जिले में है। पहले जोधपुर जिले में आता था, फलोदी अब नया जिला बन गया है फलोदी। तो गुरहा जो गांव है, एक छोटा सा गांव है, फलोदी जिले में पड़ता है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। एक क्वेश्चन और जो पूछा जाता है, सेंट्रल कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पे है? सेंट्रल कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ये बीकानेर में ही है। और अगर बीकानेर ऑप्शन में नहीं है तो बीकानेर में ही जगह है जोहारबीड। जोहारबीड में ये सेंट्रल कैमल ब्रीडिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। बोझ उठाने के लिए कौन सी नस्ल फेमस है ऊंट की? तो बीकानेरी ऊंट है, वो बोझ उठाने के लिए फेमस है, वो नस्ल बीकानेरी ऊंट की। और राजस्थान में जो 50% ऊंट हैं वो बीकानेरी नस्ल के ही हैं। और सबसे तेज गति से चलने के लिए, एक तो रेत में तेज चलना जैसलमेरी, और वैसे सबसे तेज चलने के लिए पूरे वर्ल्ड में कौन सी ऊंट की नस्ल फेमस है पूरी दुनिया में? वो नाचना, जो नाचना है ऊंट की नस्ल, ये पूरी दुनिया में सबसे तेज चलने के लिए फेमस है। मुझे उम्मीद है यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उस वीडियो की भी मदद लेंगे जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सब करवाया है मैंने अच्छे से, सब चैनल पे अवेलेबल है। आपको कुछ भी सर्च करना है उसके आगे माई यूपीएससी लिख दीजिए गूगल में या फिर यूट्यूब पे निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में किस जनगणना वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर अंकित की गई है? ये फ्रीक्वेंटली इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। सेंसस से 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। 2011 में जो सेंसस था, राजस्थान की जनसंख्या में जो डिकेडल ग्रोथ थी वो थी 21.31%। 21.31 जो है प्रतिशत, ये राजस्थान की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि थी 2011 में। 1971 में कितनी थी? 1971 में जो डिकेडल ग्रोथ थी 27.83% थी 1971 में, और जो गिर के 2011 में 21.31 रह गई। अब इसमें पूछा है कि
सर्वाधिक पूछा है, तो सर्वाधिक है ये 32.97% थी, ये 1981 में थी। 1981 में सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ है पॉपुलेशन का, ये 1981 में ही रहा है। आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। राजस्थान के निम्नलिखित किन जिलों में लाल लोम रेड लूम मृदा पाई जाती है? रेड लूम सोयल है, ये कहाँ पाई जाती है? रेड लूम सोयल, इसको लाल दोमट मिट्टी भी कहते हैं। ये मेनली जो सदर्न राजस्थान है, साउथ राजस्थान का जो साउथ एरिया है उसमें ज्यादा पाई जाती है, स्पेशली जो मेवाड़ रीजन है, मेवाड़ रीजन में ज्यादा पाई जाती है। और मेवाड़ में उदयपुर है, डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और सिरोही का कुछ एरिया। तो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, इनमें ये मिट्टी मेनली पाई जाती है। इस मिट्टी में सभी जानते हैं नाइट्रोजन होता है, कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, इनकी कमी होती है। लाल मिट्टी है, दोमट मिट्टी, लाल दोमट, इसमें नाइट्रोजन, कैल्शियम और जो फास्फोरस के कंटेंट है उनकी कमी होती है। आयरन और पोटास है, लोहा और पोटास के तत्व है, ये ज्यादा पाए जाते हैं। और यही वजह होती है, जो इसमें आयरन होता है उसकी अधिकता होती है, उसी वजह से इस मिट्टी का रंग गहरा लाल होता है। अब जैसे हमने पढ़ा इसको कि मेवाड़ रीजन में पाई जाती है, तो उदयपुर और कोटा नहीं, कोटा में नहीं पाई जाती है, भीलवाड़ा में नहीं, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में पाई जाती है। तो थर्ड इसका करेक्ट आंसर आएगा। उदयपुर में पाई जाती है, लेकिन उदयपुर के साथ कोटा दिया हुआ है, तो कोटा में नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना का उद्देश्य नहीं है? जो राजस्थान में राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट है, उसका उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका जो उद्देश्य है, बाढ़ नियंत्रण, ये फ्लड कंट्रोल है, इसके ये पर्पज नहीं था, इसको बनाया था जब मेनली एफोरेस्टेशन है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी है, या फिर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन है, इसके लिए था। फ्लड कंट्रोल इसका उद्देश्य नहीं था। एक क्वेश्चन और यहाँ से जो पूछा जाता है कई बार कि जो राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता परियोजना है वो किस एजेंसी के सहयोग से प्रायोजित है? तो ये जापानी एजेंसी है, जापानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी है, उसके सहयोग से चल रहा है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है, ये प्रोजेक्ट जापानीज एजेंसी की मदद से चल रहा है। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है? जो विंटर रेनफॉल है, सर्दी में बारिश होती है, उसका क्या रीजन है? वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ये सर्दी में जो वर्षा का कारण होता है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस आपने पढ़ लिया होगा, ग्रेजुएशन करके आए हैं, सभी पता होगा वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है। पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं उसको। जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका जो नदर्न इलाका है उसमें सर्दियों के मौसम में आने वाला जो तूफान है, या फिर इसमें क्या होता है कि जो वायुमंडल में जो ऊंची तह है उसमें जैसे भूमध्य सागर हो गया, हिंद महासागर हो गया, और कुछ एरिया जो कैस्पियन सी के हैं उनमें नमी आती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस से। अचानक वहां बारिश होना, बर्फ गिरना, भारत है, पाकिस्तान, नेपाल, ये जो एरिया है इसमें, तो ये पश्चिमी विक्षोभ की वजह से होता है। ज्यादा डिटेल में आपके काम आएगा नहीं है, आपको इतना ही ध्यान रखना है, सर्दी में वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश होती है। सिरोही जिले में तीव्र ढालयुक्त एवं कटिपटी पहाड़ियों का स्थानीय नाम क्या है? ये कई बार कर चुके हैं हम, किस जगह में कौन सा एरिया को क्या कहा जाता है, उसमें ये पढ़ा है मैंने। भाकर सिरोही जिले में जो अरावली रेंज है उसमें जो सघन बीहड़ वाले ढलान वाले इलाके हैं उनको कहा जाता है भाकर, ये ध्यान रखिएगा। सिरोही जिले में कौन सी नदी अंतः प्रवाहित नदी नहीं है पूछा है? विच इज नॉट ए रिवर ऑफ इनलैंड ड्रेनेज। जैसे अभी हम जिक्र कर रहे थे जो ट्रिब्यूटरीज का उस टाइम पे कि कौन सी अरब सागर में जाके गिरती है, कौन सी बंगाल की खाड़ी में, कौन सी अंतर्देशीय नदियां हैं, इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम है। तो देखिए इसमें
साबी, कांतली, काकनी, ये सभी नहीं है। खारी रिवर है, खारी नदी। खारी है, ये इनलैंड ड्रेनेज का पार्ट नहीं है। क्योंकि खारी है ये बनास की ट्रिब्यूटरी है और अजमेर से निकलती है, ये पुष्कर के पास में अरावली की पहाड़ियों में जो नाग पहाड़ है वहां से निकलती है खारी, और फिर उधर से ये टोंक जिले में बनास नदी में जाके मिल जाती है। खारी नदी है जो आगे चल के बनास भी चंबल में मिल जाती है। तो खारी बनास, और बनास आगे चंबल, चंबल आगे यमुना, और यमुना गंगा में मिलती है, और गंगा से फिर आप बे ऑफ बंगाल। दो 2011-12 में राजस्थान के निम्न जिलों में से किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र थे? 2011-12 की बात करते हैं तो उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र थे, 2011-12 का क्वेश्चन है, तो उदयपुर जिले में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र थे। अभी की बात करें जो 2019 की एक रिपोर्ट आई थी इससे पहले, तो 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भी सबसे ज्यादा वन है जो उदयपुर में ही है। अभी प्रेजेंट की बात करें तो उदयपुर जिले में ही सबसे ज्यादा वन है, और उदयपुर के बाद नंबर आता है सेकंड नंबर पे अलवर का, और अलवर के बाद में प्रतापगढ़ है, प्रतापगढ़ के बाद बारां। तो उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, बारां। और सबसे कम वन क्षेत्र कहां पे है? चूरू जिले में सबसे कम फॉरेस्ट एरिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रिपोर्ट वगैरह जो है, ये जो भारतीय वन सर्वेक्षण है, वन स्थिति रिपोर्ट, वो जारी करता है। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? विच इज नॉट ए ब्रीड ऑफ सीप इन राजस्थान। इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है राजस्थान में? ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहां से मैं एक चीज और बता दूं आपको जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अभी सब इंपॉर्टेंट है। हम ये वन क्षेत्र की बात कर रहे थे, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि अभी रिसेंटली राजस्थान में फॉरेस्ट पॉलिसी आई है, राजस्थान फॉरेस्ट पॉलिसी 2023। ये ध्यान रखना आपको। राजस्थान वन नीति कब जारी की गई है? 2023 में। इसका उद्देश्य क्या है? विविधता और संरक्षित क्षेत्रों में सतत प्रबंधन, ये इसका उद्देश्य है। आपसे डेट पूछा जाए और जो कि एक्सपेक्टेड है एग्जाम में, राजस्थान वन नीति ये 2023 में जारी की गई है, 5 जून को। 5 जून 2023 को राजस्थान वन नीति जारी की गई है, ये ध्यान रखना आपको है। राजस्थान में कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? देखिए, नाली, सोनारी, मालपुरी, ये सब भेड़ की नस्ल है। मालवी है, ये भेड़ की नस्ल नहीं है, ये गाय की नस्ल है। और मालवी जैसा मालवा रीजन है वैसे मालवी है, और ये मेनली जो मालवा रीजन मध्य प्रदेश का है उससे लगता हुआ झालावाड़, बारा, कोटा, चित्तौड़गढ़, उस एरिया में मेनली ये पाई जाती है। मालवी गाय की नस्ल है, भेड़ की नहीं है। वर्ष 2011 में राजस्थान में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? जो 2011 में सेंसस हुआ है उसकी बात कर रहा है, तो अर्बन पॉपुलेशन कितना परसेंटेज था उसमें? 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग राजस्थान की कुल जनसंख्या का 24.87% अर्बन था, और 75.13% ये रूरल है। ये डेटा ध्यान रखिएगा, रूरल का पूछा जा सकता है आपसे, तो रूरल में 75.13, अर्बन में 24.87, इसमें 24.90 दे रखा है, तो ये भी इसका सही है। राजस्थान में वालरा कृषि का एक प्रकार है। वालरा इज ए टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इन राजस्थान। वालरा क्या है? ये एक जूमिंग कृषि का प्रकार है, और इसमें क्या होता है कि
जो लैंड है, भूमि है, उसका उपयोग 2 या 3 वर्षों के लिए किया जाता है और बाद में मिट्टी की उर्वरता की कमी हो जाती है इसमें और बीमारियों के कारण उसको छोड़ दी जाती है उस मिट्टी को 2-3 साल यूज लेके। और ये जो खेती है ज्यादातर जनजाति एरिया में की जाती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि इनमें से कौन सी खेती है जो बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर जिले में की जाती है, या बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर जिले में कौन सी खेती की जाती है, या झूम कृषि का संबंध राजस्थान के किन जिलों से है, या वालरा कृषि, झूम कृषि, स्थानांतरित कृषि, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये सभी एक ही हैं। आप वेबसाइट पे जाके प्रीवियस ईयर के सारे पेपर अवेलेबल हैं, उनका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। उनको अच्छे से, जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से टॉपिक को कवर करना है। चाहे 100% सिलेबस कवर ना हो, 70% सिलेबस कवर हो, लेकिन अगर आप 70% कर रहे हैं तो उसमें 65% आपका सही होना चाहिए। वो ज्यादा यूजफुल है बजाय 100% करके और उसमें 50% मार्क्स लाए। तो इसी तरीके से पढ़ना है आपको, पहले उस टॉपिक के बारे में डिटेल और फिर अभी प्रेजेंट में उससे रिलेटेड क्या है। मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन राजस्थान। मगरा डेवलपमेंट प्रोग्राम राजस्थान में कब इंट्रोड्यूस किया गया था? देखिए, राजस्थान में 2 प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किए गए थे, डांग एरिया डेवलपमेंट और मगरा एरिया डेवलपमेंट। डांग एरिया डेवलपमेंट प्रो है ये सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा, भरतपुर, बारा, बूंदी, झालावाड़, इन 8 जिलों में किया गया था डांग एरिया डेवलपमेंट 2005-6 में। और मगरा एरिया डेवलपमेंट है ये भी 2005-6 में ही किया गया था। ये 5 जिलों में किया गया था, जिसमें मगरा क्या है, जो रेल मगरा है, राजसमंद में रेल मगरा, उसके आसपास का एरिया है, उसको कहा जाता है। जिसमें 5 जिले कौन से थे मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में? अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद। तो ये एरियाज थे जो इसके आसपास के एरिया थे वो। जिनको यूं कह सकते हैं कि जो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट में नहीं आते हैं, उनको मगरा एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लिया गया था, प्रोग्राम में लिया गया था। तो ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट है और एक मगरा एरिया डेवलपमेंट है। मगरा एरिया डेवलपमेंट इसलिए किया गया था कि जो जिले रह गए हैं ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट में नहीं कंसीडर किए हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, हिल्स, उनको इसमें लिया गया था। 2005-6 में डांग एरिया डेवलपमेंट और मगरा एरिया डेवलपमेंट दोनों शुरू किए गए थे। एक मेवात एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वो भी इन्हीं के साथ शुरू किया गया था। मेवात, अलवर, भरतपुर वो रीजन है। बीसलपुर बांध किस नदी पे है? बीसलपुर बांध है ये टोंक जिले में है, बनास नदी पे है। कई बार इसका क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा बांध है जो गुरुत्व बांध है, जो ग्रेविटी डैम है वो कौन सा है? ये बीसलपुर बांध है जो एक गुरुत्व बांध है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार बीसलदेव मंदिर। बीसलदेव मंदिर भी इसी बांध के, बीसलपुर डैम के किनारे पे ही है। इसका निर्माण है जो 1999 में करवाया गया था और बनास नदी के पे ही बना हुआ है बीसलपुर डैम। इससे बीसलपुर से टोंक, शाहपुरा, अजमेर, केकड़ी, देवली, आसिंद, विजयनगर, गुलाबपुरा, सरादना, जयपुर, मालपुरा, डिग्गी, फागी, काफी जगह को पानी की सप्लाई की जाती है। अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? तो देखिए 14वीं विधानसभा थी, अभी तो 16वीं विधानसभा शुरू हो गई है। उस टाइम पे पेपर बना जब 14वीं विधानसभा थी, तो उस टाइम 14वीं विधानसभा में 12 महिलाएं थी। अभी अगर यहां से क्वेश्चन आता है, अगर देखिए 3 तारीख के बाद पेपर बना है, 3 दिसंबर के बाद, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अभी 16वीं राजस्थान विधानसभा में कितनी महिलाएं सदस्य हैं। तो जो 15वीं विधानसभा थी, 15वीं विधानसभा जो 2018 से 2023 के बीच रही है, 15वीं विधानसभा में 24 महिलाएं थी। और अभी जो चुन के आई है इसमें 20 महिलाएं हैं। 9 कांग्रेस पार्टी की हैं, 9 बीजेपी की हैं और 2 निर्दलीय हैं। उन 2 निर्दलियों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा। एक बयाना से है
और एक हैं जो शायद प्रियंका चौधरी या कुछ नाम है, बाड़मेर से हैं। आप और कंफर्म कर लीजिएगा, पढ़िएगा, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 15वीं विधानसभा में 24 महिलाएं थी, और अभी जो विधानसभा है 16वीं विधानसभा, इसमें 20 महिलाएं जीत के आई है, जिसमें से 9 कांग्रेस, 9 बीजेपी, 2 निर्दलीय हैं। निर्दलीय मैंने बता दिया आपको, बयाना और बाड़मेर। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? इस विधानसभा की बात कर रहा है तो उस टाइम पे नाथ द्वारा है, ये एक से ज्यादा जिलों में दिया गया था। वो कई बार होता है, लगता है कि ये विधानसभा है। अब इसमें ये जो एरिया है, ये जो एरिया ए है, ये तो हमारी पार्टी को वोट दे सकता है, लेकिन जो ये कुछ एरिया रह गया बी, ये नहीं देता है, तो इसको दूसरी जगह डाल दिया जाता है। वो परिसीमन वगैरह कुछ होता है उसमें, तो ऐसे कर दिया जाता है, दूसरे जिले में दे दिया जाता है, और ये सभी राज्यों में होता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित है? अभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवाए हैं उसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, ये सब करवाए हैं मैंने अच्छे से, आपको उनको देखिएगा। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट का क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में से रिलेटेड है। सो ये रिलेटेड है आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक। और अगर ये पूछा जाता है कि किस भाग में है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6, जो संविधान का भाग 6 है, उसमें है ये अनुच्छेद 233 से 237 तक। और इसी में मेंशन है अधीनस्थ न्यायालयों को संगठित करना, इनको विनियमित करना, और इनकी जो कार्यपालिका है उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। आर्टिकल 233 से 237 में ही मेंशन है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? आरपीएससी के बारे में राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन, राजस्थान ह्यूमन राइट्स कमीशन, राजस्थान वीमेन कमीशन, जितने भी कमीशन हैं इनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है, वो चैनल पे अवेलेबल है। पहले कौन रहे हैं, उसके बाद कौन बने हैं, अभी प्रेजेंट में 2023 में इनके चेयरमैन कौन है, सबसे लंबे समय तक कौन चेयरमैन रहे हैं, सबसे कम टाइम तक चेयरमैन कौन रहे हैं, या कोई और स्पेशल केस रहा है, किसी को हटा दिया गया है चेयरमैन को राज्यपाल ने, तो इस तरीके के सारे उसमें मैंने करवाए हैं, आप देखिएगा। पहले अध्यक्ष है जो चीफ जस्टिस थे उस टाइम हाईकोर्ट के, एस.के. घोष, ये बने थे राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की, लोकायुक्त का भी पूरा डिटेल में बताया जा चुका है। लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। न्यायमूर्ति आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, हाँ ये बिल्कुल बताया हुआ है। आई.डी. दुआ राजस्थान राज्य के पहले लोकायुक्त थे, और इनके बारे में बताया था मैंने कि आजादी से पहले ये उस टाइम पाकिस्तान से रहे हैं, इनका उसमें डिटेल में बताया है। तो इसमें दोनों ही सही है, थर्ड इसका करेक्ट आंसर है। राजस्थान में लोकायुक्त का कार्यकाल होता है, देखिए ये डिटेल बताया है आपको कि 2018 में लोकायुक्त का कार्यकाल जो 5 वर्ष हुआ करता था उसको बढ़ाकर 8 साल कर दिया था, और बाद में गवर्नमेंट ने 2020 में उसको वापस से 8 साल से 5 साल कर दिया है। तो लोकायुक्त का कार्यकाल अभी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए वो ही लोकायुक्त का कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह आर्टिकल 153 में मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 154 है, ये भी गवर्नर से रिलेटेड ही है। ये सारे आर्टिकल एक क्वेश्चन में करवाए हुए हैं, अगर आपने टेस्ट देखे होंगे तो। राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, और इसका प्रयोग वह भारत के संविधान के अकॉर्डिंग करेगा, जो सीधे अपने अधीनस्थ जो अधिकारी है उनके माध्यम से करेगा। यह आर्टिकल 154 में मेंशन है। लेकिन राज्य में, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, यह आर्टिकल 153 में मेंशन है। राजस्थान महिला आयोग का काम इनमें से कौन सा नहीं है? महिला आयोग है, ये रिकमेंड कर सकता है, एडवाइजरी बॉडी है, ये कोई किसी को सजा नहीं दे सकते हैं। तो महिला उत्पीड़न के दोषियों को ये सजा नहीं दे सकते, ये एडवाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को। फोर्थ इसका करेक्ट आंसर आएगा। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई थी? ये हमने बताया नसीराबाद में की गई थी छावनी बोर्ड की स्थापना।
राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात हो रही है, तो ये इस पे पूरा डिटेल में अच्छे से बताया हुआ है, जो मैंने बताया आपको कि आरपीएससी या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन, विमेन कमीशन, ये सब करवाए, उसमें ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाया है। जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ था और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 243 के, उसके तहत इसका गठन किया गया था। इसका काम क्या है? राज्य चुनाव आयुक्त का मतदाता सूची तैयार करना हो, पंचायती राज संस्थाओं के साथ साथ नगर निकाय हैं उनके चुनाव वगैरह करवाना स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है। निम्न में से कौन सी पंचायत समिति एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है? एम पावर परियोजना की लाभार्थी नहीं है इनमें से कौन सी पंचायत समिति? एम पावर पर स्कीम क्या है? द मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान गरीबी समन परियोजना, ये एम पावर की फुल फॉर्म है। द मिटिगेटिंग पॉवर्टी इन वेस्टर्न राजस्थान, it is a poverty reduction initiative that will be supported by IFAD। ये IFAD से सपोर्टेड है। IFAD क्या है? इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड, इंटरनेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट फंड है। इसकी हेल्प से ये एम्पावर स्कीम राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें लागू की गई थी 2014 में। बाद में इसका विस्तार करके 2017 तक बढ़ा दिया गया। बाद में 2017 से 2018 तक फिर इसको आगे बढ़ा दिया गया। ये ध्यान में रखना है आपको। इसके जो एक क्वेश्चन और कई बार पूछे जाते हैं, एक दो क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन है कौन सी पंचायत समिति लाभार्थी नहीं है, तो इसमें बिलाड़ा जोधपुर में है, बिलाड़ा ये इसके लाभार्थी नहीं है। बाकी बायतू है बाड़मेर में है, शाकड़ा आबू रोड में, शाकड़ा जैसलमेर में है। इसमें एक और है बाप जोधपुर में पड़ता है, सांचौर इसमें शामिल है, बाली है ये पाली जिले में है, आबू रोड सिरोही में है, ये सभी इसमें शामिल है। बायतू आबू रोड सांचौर, इसके अलावा शाकड़ा जो जैसलमेर में है, बाप जोधपुर में है, ये सभी शामिल है। और बाद में जब इसका विस्तार किया गया तो इसमें 2 ब्लॉक और सिरोही जिले के शामिल कर लिए गए थे। वो 2 सिरोही जिले के कौन से ब्लॉक इसमें बाद में एम्पावर स्कीम में शामिल किए थे? एक तो सिरोही का था और एक जोधपुर का था। सिरोही जिले का था पिंडवाड़ा और सिरोही जिले में शामिल किए थे एक्चुअली ये 2 ब्लॉक, पिंडवाड़ा और जोधपुर का बालेसर, ये 2 इसमें शामिल कर लिए थे। तो इनको भी ध्यान रखना है, पिंडवाड़ा और बालेसर भी इसी में आते हैं। 14वीं राजस्थान विधानसभा की कार्य संचालन परामर्शदात्री समिति के अध्यक्ष कौन है? जो एडवाइजरी कमेटी थी 14वीं विधानसभा, अभी देखिए 16वीं का तो बनाए नहीं है, तो इस टाइम के तो थे जो कैलाश चंद्र मेघवाल थे। प्रोटेम स्पीकर वगैरह के सब क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं, तो अगर आते हैं तो आप कर देंगे, वो टेस्ट में सब कवर हो चुके हैं। 14वीं विधानसभा में राजस्थान के किस जिले से सर्वाधिक महिला विधायक निर्वाचित हुई है? जो उस टाइम चुनाव हुआ था उसमें सबसे ज्यादा जो महिला विधायक निर्वाचित हुई थी वो गंगानगर जिले से हुई थी। इस बार ऐसा कोई पर्टिकुलर जिले का कोई बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम है। विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? विधानसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था और राष्ट्रपति शासन 1967 में लगा दिया गया था। राजस्थान में ये पूरा डिटेल में करवाया जा चुका है, पूरा डिटेल में बताया मैंने आपको, आप देखिएगा चैनल पे कि राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। जब राष्ट्रपति शासन लगा है उस टाइम मुख्यमंत्री कौन था, राज्यपाल कौन था, प्रधानमंत्री कौन था, राष्ट्रपति कौन था, किस टाइम पे लगा है, कितने टाइम के लिए लगा है, राजस्थान में किसकी सरकार थी, राजस्थान का राज्यपाल कौन था, ये सारा डिटेल में करवाया है। आप देखिए, और नहीं तो आप खुद से भी तैयार कीजिए, यहां से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम में। पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा था 13 मार्च 1967 से और 26 अप्रैल 1967 तक, और ये इसी वजह से लगा था कि पूर्ण बहुमत नहीं मिला था किसी को भी। राष्ट्रपति शासन आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 352। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? ज्यादातर टाइम पे देश में पहले कांग्रेस का ही राज हुआ करता था, सभी जगह राष्ट्रपति शासन वगैरह भी यही लोग लगाते थे। राजस्थान में जितनी बार लगाए हैं एक, तो इसमें गैर कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे?
लक्ष्मण सिंह पहले गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे और ये किस पार्टी से थे? जनता पार्टी से थे। किस पार्टी से? जनता पार्टी से। कब थे? छठी विधानसभा के टाइम पे। अभी जैसे 16वीं विधानसभा शुरू हुई है, उस टाइम छठी विधानसभा थी। तो ये पहले गैर कांग्रेसी बने थे लक्ष्मण सिंह। 18 जुलाई 1977 से 20 जून 1979 तक 1 साल 337 दिन तक रहे हैं और छठी विधानसभा का दौर था उस टाइम। इनके बाद में, लक्ष्मण सिंह के बाद में जो बने थे वो भी गैर कांग्रेसी थे, वो भी जनता पार्टी से थे, राजा गोपाल सिंह। ये गोपाल सिंह ये भी गैर कांग्रेसी थे, लेकिन ये दूसरे थे, ये जनता पार्टी से थे। 25 सितंबर 1979 से और 7 जुलाई 1980 तक रहे हैं ये। राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या है। 31 मार्च 2016 का पूछा गया है, तो उस टाइम पे 295 थी। अभी देख लीजिएगा, देखिए जहां तक मेरे को कंफर्म है 31 मार्च 2023 तक राजस्थान में 352 पंचायत समिति थी। अब इसके बाद कितनी चेंज हुई है ये आप डेटा जरूर देखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके पंचायती राज का जो सिलेबस है में दे रखा है, वहां से पूछ लिए जाते हैं कई बार। तो 31 मार्च तक का तो मुझे ध्यान है 352। और देखिए अगर ये पंचायत समिति का नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ज्यादा चेंज हुए नहीं होंगे, तहसीलें काफी चेंज हुई है, नई तहसील बनाई है, काफी नए जिले भी बनाए हैं और नई तहसील भी बनाई, उप तहसीलों को तहसील में प्रमोट कर दिया है। तो अभी जो प्रेजेंट में तहसील है 390 तहसील हैं, 50 जिले हैं राजस्थान में। और ये पंचायत समिति का आप कंफर्म कीजिएगा, मार्च तक का शायद 352 है। राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में आखिरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उस टाइम पे राज्यपाल कौन थे? आखिरी बार मतलब चौथी बार राज्यपाल शासन लगा था जब बाबरी मस्जिद वाला इशू हुआ था, कुछ 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993 तक 354 दिन राजस्थान में राज्यपाल शासन रहा था लास्ट टाइम जब लगाया। और भैरव सिंह शेखावत की सरकार थी, उसको डिसमिस कर दिया गया था। और उस टाइम पे राज्यपाल थे एम चेन्ना रेड्डी उस टाइम पे राज्यपाल थे। ये सभी चीजें पढ़ना राष्ट्रपति शासन पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तो जैसे मैंने कहा कि आपको देखने को मिलेगा एक या दो क्वेश्चन यहां से, तो इस पे जरूर आपको फोकस रखना चाहिए। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़कर 200 कर दी गई थी? 184 से 200 कब कर दी गई थी? तो ये छठी विधानसभा के टाइम कर दी गई थी। चौथी और पांचवी विधानसभा है, 1967 से 72 चौथी और 72 से 77 पांचवी विधानसभा रही। और जो छठी विधानसभा का टाइम था उसमें 184 से बढ़ा के और 200 कर दिया गया था, जो छठी विधानसभा रही है 1977 से और 80 तक। पहले 184 सीटों पे चुनाव होते थे, अब 200 पे चुनाव होते हैं। इस बार 199 सीटों पे चुनाव हुए हैं। एक श्री गंगानगर में करणपुर सीट है, वहां चुनाव नहीं हुए, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी की डेथ हो गई थी और अभी वहां 5 जनवरी को चुनाव है। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है उनको ऑलरेडी मिनिस्टर बना दिया है बीजेपी ने, जो वहां से कैंडिडेट लड़ रहे हैं। उसका चुनाव आयोग में विरोध भी किया है कांग्रेस ने, कुछ शायद उनका नाम टीटी करके है लास्ट में। राजस्थान में किस वर्ष में एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम आरंभ हुआ? इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम कब शुरू हुआ है राजस्थान में? देखिए इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये 1990 में शुरू हुआ था। राजस्थान में 1990 में शुरू हुआ था। अब इसके बाद कब शुरू हुआ? इसके बाद में एक डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स, मिनिस्ट्री ऑफ जो रूरल डेवलपमेंट है, उसने इंप्लीमेंट किया था दूसरा इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम 2009 से और 2010 के बीच में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि उसका टारगेट ईयर क्या था, कि कब तक 55 मिलियन हेक्टेयर पे रेनफेड लैंड कवर किया जाएगा? तो 2027 का टारगेट रखा गया था। कब? जब 2009-10 में बनाया था तो 2027 का टारगेट रखा गया था। यहां से क्वेश्चन और बनता है कि जो एकीकृत जल ग्रहण विकास कार्यक्रम है, इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसको फंड कौन करेगा? तो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक की सहायता से ये
फाइनेंस मिलेगा, यहाँ से इसको पैसे मिलेंगे, एक तो वर्ल्ड बैंक और जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है वो। यहां से एक क्वेश्चन और जो बनता है अभी का, अगर करंट का हो तो जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का पूछा जा सकता है। जल जीवन मिशन कब शुरू किया गया था राजस्थान में? जल जीवन मिशन है ये 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था राजस्थान में जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो 15 अगस्त 2019 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने राज्य की मदद से पार्टनरशिप में शुरू किया है, उसका टारगेट ईयर क्या है, कौन सा ईयर टारगेट रखा है? तो टारगेट ईयर है 2024। इन जनवरी 2016 द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट हैज स्टार्टेड चरण पादुका स्कीम। इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर थर्ड आ ही जाएगा। जनवरी 2016 में किस जिले के जिला कलेक्टर ने चरण पादुका योजना चलाई थी? देखिए, चरण पादुका योजना चलाई थी उस टाइम पे एक कलेक्टर थे जितेंद्र कुमार सोनी, उन्होंने चालू की थी, क्योंकि दिसंबर के महीने में भरी सर्दी में इन्होंने स्कूल जाते 3-4 बच्चों को देखा जिनके पैर में कुछ भी नहीं था, वो नंगे पैर स्कूल जा रहे थे। उसके बाद इन्होंने ये शुरू की चरण पादुका योजना, जो जितेंद्र कुमार सोनी थे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जालौर के, इन्होंने, और बच्चों को इन्होंने लगभग 25,000 स्कूली बच्चों को ये पैरों में पहनने की चप्पलें, जूते ये प्रोवाइड करवाने का इन्होंने टारगेट रखा था कि 26 जनवरी से पहले पहले इनको करवाऊंगा। इन्होंने लगभग 25,000 का टारगेट रखा था, करवाया भी इन्होंने। और इसके अलावा इनको है जो अभी जनवरी 2022 में भी इनको डिजिटल चेंजेज के लिए जो 24th ई गवर्नेंस नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड है वो इन्हीं को ही मिला था, इन्हीं की टीम को मिला था। जितेंद्र कुमार सोनी जो कलेक्टर हैं, इन्हीं की टीम को 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन में इनकी टीम को पुरस्कार मिला था, जो हैदराबाद में हुआ था 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन ई गवर्नेंस पे। इसके अलावा 2022 में ही 15 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति नागरिक सुरक्षा पुरस्कार भी इनको जितेंद्र कुमार सोनी को मिला हुआ है। ये थोड़े टाइम पहले अलवर में कलेक्टर थे, ये झालावाड़ में भी कलेक्टर रहे हैं, अभी शायद किसी प्रोजेक्ट पे हैं ये किसी जिले में होंगे। राजस्थान में कर राजस्व आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? लार्जेस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन राजस्थान। इस तरीके के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। जिस चीज का सबसे ज्यादा विरोध किया जाता है, जिसको कई बार पॉलिटिकली गब्बर सिंह टैक्स बोलते हैं, उससे ही सबसे ज्यादा टैक्स अभी के प्रेजेंट में कलेक्ट हुआ है राजस्थान में। इस क्वेश्चन का तो करेक्ट आंसर वैट आएगा। उस टाइम पे ये वैट से होता था। अभी सबसे ज्यादा जो टैक्स है वो जीएसटी से, स्टेट जीएसटी से सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता है। रेवेन्यू का राजस्थान का लार्जेस्ट सोर्स क्या है टैक्स रेवेन्यू का? अभी प्रेजेंट की 2023 की बात कर रहे हैं तो जीएसटी है, स्टेट जीएसटी। अब यहां से क्वेश्चन 2-3 और बता देता हूं जो आपके करंट अफेयर से रिलेटेड है, बजट से। 2023 में स्टेट जीएसटी एस्टिमेटेड टू बी द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओवन टैक्स रेवेन्यू। मैंने बताया जीएसटी सबसे बड़ा सोर्स है, कितना है, लेकिन अकेला जीएसटी राजस्थान में जो टोटल टैक्स आता है उसका 43% जीएसटी से आता है राजस्थान को रेवेन्यू। पिछली बार कितना था? जो 2022-23 में एस्टिमेटेड था वो 36% था, लेकिन 2023-24 के बजट में 43% है। बजट एस्टिमेट रेवेन्यू डेफिसिट कितना है? तो जो रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं 2023-24 में वो 1.6% है। ये सब डेटा जरूर याद करने आपको। और रेवेन्यू डेफिसिट 2022-23 में कितना था? 2.3 था, जो एस्टिमेटेड था, विच इज हायर देन द बजट एस्टिमेट। फिस्कल डेफिसिट 4% 2023-24 में, 23-24 में फिस्कल डेफिसिट 4%, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अलाउ कर रखा है 3.5%। तो 4% कैसे लिया राजस्थान ने? राजस्थान ने कहा कि भाई हम 0.5% है, 3.5% तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना परमिट कर रखा है फिस्कल डेफिसिट? जो स्टेट का जीएसडीपी है
उसका कितना परसेंट कर सकते हैं, तो 3.5% सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, लेकिन राजस्थान ने 4% किया था। राजस्थान ने 4% इसलिए किया कि 0.5% जीएसडीपी विल बी अवेलेबल ओनली अपॉन पावर रिफॉर्म्स। पावर रिफॉर्म्स के लिए 0.5% हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, जबकि हुआ क्या, पावर रिफॉर्म्स कुछ भी नहीं हुए और मुफ्त में बिजली बांटी गई, चाहे गरीब हो अमीर हो सबको मुफ्त में बिजली बांटी गई, तो पावर रिफॉर्म हुआ नहीं, उल्टा ज्यादा उससे डेफिसिट जाएगा। आप अगर बीपीएल में आते हैं उनको देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जिसको जरूरत नहीं है उसको भी दे रहे हैं, चाहे अबव द बीपीएल है या जो मिडिल क्लास है या कोई पैसे वाला है, जिसको जरूरत नहीं है उसको 100 यूनिट बिजली देना तो नुकसान है। वही 100 यूनिट बिजली आप गांव में दे सकते हैं किसी गरीब को, किसान को, वो ज्यादा बेटर होता, लेकिन चुनाव के लिए सबको रेवड़ियां बांटी गई है। तो ये इसलिए लिया गया था, मैंने ये इतना कहानी आपको इसलिए बताया था कि ये 0.5% आपके ध्यान में चिपक जाए। 6 जो की सेक्टर है, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा 2023-24 का जो बजट है उसके जो 6 मेन बजट के की सेक्टर हैं उनको जरूर पढ़िएगा। और वो 6 की सेक्टर में बता देता हूं आपको, हेल्थ है, स्वास्थ्य, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, अर्बन डेवलपमेंट है, पुलिस है, रोड और ब्रिज है। ये 6 की सेक्टर हैं बजट के, इन पे किस पे कितना दिया है वो आपको पढ़ना है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ पे 7.4% दिया है, जो कि हायर है, बाकी राज्यों का कंपैरिजन करें तो अदर राज्यों का जो एवरेज एलोकेशन है उससे ज्यादा है। 2022-23 का लिया जाता है एवरेज और प्रेजेंट में अलोकेट किया जाता है, तो हेल्थ के लिए 7.4। इसके अलावा एजुकेशन की बात करें तो 19.5% एजुकेशन के लिए अलॉट किया गया था, जो कि एवरेज एलोकेशन है अदर स्टेट्स का 14.8%, उससे ज्यादा है। एग्रीकल्चर की बात करें तो राजस्थान में एग्रीकल्चर के लिए 4.3% जो एक्सपेंडिचर है वो रखा गया था, एलोकेट किया गया था एग्रीकल्चर के लिए, और ये अदर स्टेट्स का जो 2022-23 का है 5.8%, उससे कम है। इसके अलावा अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो 4.7% रखा गया है बजट में, और ये ज्यादा है, अदर स्टेट्स का जो एवरेज है वो 3.5% ही है। देखिए अदर स्टेट का जो एवरेज निकाला जाता है वो प्रीवियस बजट का देख के निकाला जाता है, अलॉट इस बजट में किया है 23-24 में। पुलिस के लिए जो अलॉट किया है 3% किया है, जो कि अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में कम है। अदर स्टेट्स में 4.3% अलोकेट किया है। लास्ट रोड एंड ब्रिज है, रोड और ब्रिज के लिए 2023-24 के बजट में 3.6% टोटल अलोकेट किया गया है, जो कि लोअर है, अदर स्टेट्स का जो एवरेज है 4.5% है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो आपको इजी रहेगा बजट का। सारे क्वेश्चन बजट के जो बनते हैं वो वेबसाइट पे कल ही अपलोड किए हैं, लगभग 90 क्वेश्चन है बजट और इकोनॉमिक सर्वे के। आप myupsc.in वेबसाइट है, उस पे जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट हुए उनका पीडीएफ अवेलेबल है, बजट के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हैं, राजस्थान के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन वहां पे अवेलेबल है, जनरल स्टडीज ऑफ राजस्थान के नोट्स वहां पे पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी है, फ्री में और पेड दोनों। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। वीडियो को लाइक कीजिए। और भी कोई क्वेरी है तो जरूर पूछेगा। मैंने आपको बताया किस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने हैं, पुराने क्वेश्चन देख के नए कैसे पढ़ने हैं। उम्मीद है आपको यूजफुल लगेगा। टाइम मिलेगा तो और कुछ लेके आएंगे। टारगेट यही है, ज्यादा से ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, आपका नॉलेज बूस्ट हो, और आपको अल्टीमेट एग्जाम में बेनिफिट हो, और आप फाइनली एग्जाम क्रैक करें, जॉब लगे आपकी। ये इस एग्जाम में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आप क्लियर करें। थैंक यू वेरी मच।